जय हिंद। पीसी स्टडी पॉइंट पे आपका स्वागत है। पिछले वाले वीडियो में हमने एक नंबर कंफर्म किया था लॉजिक गेट्स का। अगर वो वीडियो नहीं देखा तो वो वीडियो जरूर देखिएगा, कंफर्म एक नंबर आपको वहां से मिलेगा। आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं जो हमारा चैप्टर 17 है, ईएम वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड कम्युनिकेशन सिस्टम। उसके अंतर्गत ये जो चैप्टर है ये है 4 मार्क्स का। अगर आप वीडियो पूरा देखते हैं तो ये 4 मार्क्स आपके कंफर्म क्लियर हो जाएंगे। इसके अंदर वीडियो के अंदर हम जो है वो पहले तो करेंगे प्रीवियस एग्जाम्स के क्वेश्चंस, फिर करेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर इतना बड़ा भी नहीं है, कुछ चीजें इंपॉर्टेंट है, हर बार रिपीट हो रही है, बार बार रिपीट हो रही है। न्यूमेरिकल 5 न्यूमेरिकल है इस चैप्टर के अंदर टोटल। उन 5 में से 2-3 न्यूमेरिकल हर बार रिपीट हो रहे हैं। वो न्यूमेरिकल हमें कंफर्म अगर कर लिए और जो क्वेश्चंस है वो कर लिए तो हमारे 4 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। यानी लॉजिक गेट्स और ये 4 मिला के 5 नंबर आपके गारंटेड कंफर्म पीसी स्टडी पॉइंट करेगा। अगर आप पीसी स्टडी पॉइंट का ये वीडियो देखते हैं तो लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम जैसा कि पता है पहले हम प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस करेंगे। तो पहला जो पेपर ले रहे हैं वो है 2020। देखिएगा, इसके माध्यम से आपको पता भी चल जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और कहां हम गलती करते हैं। तो 2020 के अंदर पूछा गया है संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख। संचार तंत्र का ब्लॉक आरेख, कम्युनिकेशन सिस्टम का, कम्युनिकेशन सिस्टम का ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम बनाना बिल्कुल इजी सा प्रश्न है, 1 नंबर का प्रश्न है। देखिए, जैसे मैं अभी मेरी आवाज आ रही है, मैं बोल रहा हूं तो ये आवाज मोबाइल कैप्चर कर रहा है, कैमरा जो है वो कैप्चर कर रहा है और उसको विद्युत चुंबकीय तरंग में कन्वर्ट होकर आपके पास पहुंच रही है। तो यानी सबसे पहले जो मेरे पास सूचना है तो सबसे पहले तो कौन हो जाएगा? स्रोत यानी सोर्स। सबसे पहले तो क्या हो जाएगा? स्रोत या सोर्स, जिसके पास जो सूचना है वो भेजना चाहता है, चाहे बढ़िया सूचना है चाहे कोई अच्छी सूचना है। स्रोत से फिर यहां पर आएगा ट्रांसमीटर यानी प्रेषित्र। प्रेषित्र और इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर तो प्रेषित्र आएगा। प्रेषित्र के बाद में ये कहां पर आ जाएगा? माध्यम में आ जाएगा। माध्यम, मीडियम, या फिर इंग्लिश में इसको बोलेंगे चैनल। देखिए, मैंने हेलो बोला, फॉर एग्जांपल मैंने हेलो बोला, वो मोबाइल के अंदर चला गया। मोबाइल ने फिर उसको क्या करना है? ट्रांसमिट करना है। ट्रांसमिट हो जाएगा। जैसे ट्रांसमिट होकर मोबाइल के बाहर आएगा तो वो क्या हो जाएगा? चैनल हो जाएगा। अब ये चैनल जो है वो 2 तरीके के हो सकते हैं। एक तो जैसे वायर्ड वाला हो सकता है, जैसे पहले लैंडलाइन थे तो लैंडलाइन में कैसा था? पूरा सिस्टम वायर से चलता था, ठीक है। अब आजकल मोबाइल वाला सिस्टम है तो वायर से कनेक्ट नहीं रहता, तो जैसे ही ट्रांसमीटर से सिग्नल बाहर निकलता है तो वो चैनल यानी आकाश हम बोल सकते हैं वो आ जाते हैं। और भी काफी सारी टेक्निक्स है वो हम पढ़ेंगे। अब इस चैनल में क्या होता है, कई बार कुछ ऐसे सिग्नल ऐड हो जाते हैं जिनकी आवश्यकता नहीं होती है, जिनको हिंदी में रव और इंग्लिश में नॉइज कहते हैं। अब भाई माध्यम के अंदर आ गया। अब माध्यम से कौन, जहां में सिग्नल भेजना है वो उसको क्या करेगा? रिसीव करेगा। तो उसको क्या बोलेंगे? अभिग्राही। अभिग्राही इंग्लिश में बोल देंगे उसको रिसीवर। अब रिसीवर से फिर कौन आ जाएगा? उपयोगकर्ता। उपयोगकर्ता यानी यूजर। यहां पे ये जो सिस्टम है ये पूरा क्या है? आपका कम्युनिकेशन सिस्टम है, संचार तंत्र है। तो ये अगर आप डायग्राम पूरा बनाते हो आपका निश्चित तौर पे 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। अब इसी डायग्राम पे क्वेश्चन घुमा के भी पूछा जाता है। ये पूरा डायग्राम दे देते हैं, यहां पर एक्स दे देंगे, एक्स और वाई को पहचानिए और नाम लिखिए। तो ये डायग्राम भी आना चाहिए दोनों तरीके से कि इस ब्लॉक में ट्रांसमीटर रटने की जरूरत है नहीं। पहले स्रोत चाहिए, ट्रांसमीटर चाहिए, माध्यम चाहिए, अभिग्राही चाहिए और उपयोगकर्ता चाहिए। रव या नॉइज जो अनवांटेड सिग्नल है वो ऐड हो जाते हैं, वो हो जाएगा कम्युनिकेशन सिस्टम, संचार तंत्र। 1 नंबर का ये डायग्राम है। अब देखिएगा आगे कितनी बार ये रिपीट हुआ है। अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं हम। 2020 के अंदर ही 4 नंबर का ये चैप्टर है। तो 2020 में
नैनो तकनीकी का एक आया था, तो नैनो तकनीकी इस बार हटा दी गई है। फिर 2020 में आया है एक आयाम मॉड्यूलित तरंग में अधिकतम व न्यूनतम आयाम। आयाम मॉड्यूलित तरंग यानी एम्पलीट्यूड आयाम मॉड्यूलित तरंग है। अधिकतम व न्यूनतम आयाम मैक्सिमम व मिनिमम एम्पलीट्यूड जो है ए मैक्सिमम, ये हमें दिया हुआ है 10 वोल्ट। ए मिनिमम ये हमें दिया हुआ है 2 वोल्ट। मॉड्यूलन सूचकांक यानी मॉड्यूलन इंडेक्स पूछा है। अब देखिए, अगर ये न्यूमेरिकल नहीं निकाला हुआ है तो वहां पे नहीं हो सकता, अगर निकाला हुआ तो एक लाइन का उत्तर है। इसका सूत्र होता है, फॉर्मूला होता है ए मैक्सिमम माइनस ए मिनिमम अपॉन ए मैक्सिमम प्लस ए मिनिमम। ए मैक्सिमम 10 माइनस 2, 10 प्लस 2 8 अपॉन 12, तो 4 2 जा 8 और 4 3 जा 12, ये हो जाएगा। परसेंटेज में निकालना है तो इसको 100 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये परसेंटेज में आ जाएगा, ये एक नंबर हो जाएगा। यहाँ तक भी एक नंबर हो सकता है, ये करोगे तो वही वाली बात है। सब्जी लेने जाएंगे तो धनिया पुदीना अगर एक्स्ट्रा मिल जाता है तो बड़े खुश हो जाते हैं, तो वही एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ये 2 नंबर का न्यूमेरिकल है। अब बताइए इसमें 2 नंबर में क्या, एक फॉर्मूला आपने लिख दिया 1 नंबर, कैलकुलेशन का 1 नंबर, इजी, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हिंदी में कहावत भी है, करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान, रसरी आवत जात सिल पर पड़त निशान। तो वही मेहनत हमें करनी है और कंफर्म आपके आज के इस दोनों वीडियो को मिला के 5 नंबर कंफर्म हो जाएंगे। अब जो 2020 की सप्लीमेंट्री एग्जाम, 2020 की जो सप्लीमेंट्री एग्जाम है उसकी बात कर लेते हैं। उसमें आया है आयाम मॉड्यूलित तरंगों के अभिग्रहण हेतु अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाना है। यानी आयाम मॉड्यूलेशन, एएम मॉड्यूलेशन के लिए रिसीवर जो सिग्नल रिसीव करता है उसका हमें ब्लॉक डायग्राम बनाना है। तो देखिए उसमें क्या होता है भाई, रिसीवर है तो सबसे पहले उसके पास क्या लगा होना चाहिए, एंटीना लगा होना चाहिए। तो ये हो गया एंटीना, जिसको हम बोल देंगे अभिग्राही एंटीना। अभिग्राही एंटीना के बाद में क्या होता है, सिग्नल जब चलकर आता है तो थोड़ा आयाम उसका कम हो जाता है, एम्पलीट्यूड उसका कम हो जाता है। आयाम बढ़ाने के लिए हमने 16 चैप्टर में पढ़ा है, हमें चाहिए एम्पलीफायर, प्रवर्धन, एम्पलीफायर। अब एम्पलीफायर के बाद में क्या होता है, कई कुछ ऐसी आवृत्तियां मिल जाती है जो कि अनवांटेड होती है, उनको हटाना होता है। उसके लिए हम लगा देते हैं इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी, IF स्तर, और इसके बाद में एक और लगा देते हैं संसूचक। अब और एक आयाम एम्पलीफायर और लगा देते हैं ताकि सिग्नल का आयाम हम बढ़ा सकें एम्पलीफायर। और फिर कौन आ जाएगा, उपयोगकर्ता यानी यूजर। ये डायग्राम हो जाएगा। 1 नंबर का ये चित्र है। 1 2 3 4 5 डब्बे बनाने हैं, एक एंटीना दिखाना है। बिल्कुल सरल सी बात है। अभिग्राही एंटीना इसको रिसीव कर लेगा, सिग्नल वीक हो जाता है तो एम्पलीफायर की जरूरत होगी। कुछ आवृत्तियां जिनको हटाना है तो उसके लिए IF स्तर की जरूरत होगी, संसूचक और प्रवर्धक की जरूरत होगी, फिर आ जाएगा उपयोगकर्ता। अब ये डायग्राम आपको 1 नंबर दे रहा है। अगर आप ओवरऑल पूरा पेपर देखोगे तो 9 से 10 नंबर के केवल डायग्राम आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर से नैनो संरचना के बारे में पूछा हुआ था तो वो हटा दिया गया है इस बार। विद्युत चुंबकीय तरंगों के 4 अभिलक्षण लिखिए। 2020 के सप्लीमेंट्री में पूछा हुआ है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के अभिलक्षण। कोई भी 4 अभिलक्षण यानी प्रॉपर्टीज। तो विद्युत चुंबकीय तरंग दाब डालती है, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगे को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। इस तरीके से 4 हम बता सकते हैं। विद्युत चुंबकीय तरंगे विवर्तन, व्यतिकरण और अपवर्तन, परावर्तन, ये सारे गुण दिखाती है। ये 4 नंबर, आप 4 बिंदु लिखोगे आपके 2 नंबर कन्फर्म हो जाएगा। ये रटने की बिल्कुल जरूरत ही नहीं है। चित्र बना सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग वाला, तो इस तरीके से ये 2 नंबर आप कंफर्म कर सकते हैं और ये इस बार भी पूछा जा सकता है। अब बढ़ते हैं 2019 के पेपर की तरफ। 2019 में पूछा हुआ है
एक नंबर के अंदर 2019 व्हाट इज मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेशन क्या होता है ये पूछा हुआ है। व्हाट इज मॉड्यूलेशन या मॉड्यूलन, व्हाट इज मॉड्यूलेशन तो क्या होता है, बिल्कुल सरल सी परिभाषा है। अगर हमें संदेश को बहुत दूर तक भेजना है, जैसे हमें किसी गांव जाना है, किसी शहर जाना है, तो हम बस में बैठते हैं और बस में बैठ के हम चले जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होती है, एक तो होती है करियर वेव, एक तो होती है करियर वेव यानी वाहक तरंग, एक होता है हमारा संदेश सिग्नल। तो इस संदेश सिग्नल की आवृत्ति होती है कम, वाहक तरंग की आवृत्ति होती है ज्यादा। तो निम्न आवर्ती सिग्नल को उच्च आवर्ती सिग्नल पे अध्यारोपित करने की जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन, ताकि सिग्नल को ज्यादा दूर तक भेज सकें। निम्न आवर्ती सिग्नल को उच्च आवर्ती सिग्नल पर अध्यारोपण करने की जो अभिक्रिया है उसको बोलते हैं मॉड्यूलेशन। सरल सी परिभाषा है, एक नंबर हो जाता है कंफर्म। अब इसी के अंदर 2019 में बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों के मध्य कोई ईएम वेव है, उसमें E व B विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र के मध्य कोण कितना होता है। तो मैंने जैसे बताया विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में कोण होता है 90 डिग्री। और कलांतर पूछ रहा है तो कलांतर इनके बीच में 0 डिग्री हो सकता है, या हम ऐसा लिख सकते हैं कलांतर, वैसे ओमेगा टी तो नहीं होगा, 0 डिग्री। कला कोण कितना होता है, कलांतर होता है 0 डिग्री इनके बीच में। ये आंसर हो जाएगा इसका। एक एक आधे आधे मार्क्स के पूछे हुए, 1 मार्क्स आपको मिल जाएगा। अब देखिए ये जो 2019 के अंदर ही एक और जो प्रश्न पूछा हुआ है 24 नंबर का, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुआ है। इवन नीट के एग्जाम में, जेईई मेंस के एग्जाम में भी आ जाता है। मुक्त आकाश में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र E का परिमाण, विद्युत क्षेत्र E का परिमाण में दे दिया है 200 वोल्ट प्रति मीटर। विद्युत क्षेत्र का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया है। इस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र B का परिमाण हमें निकालना है, B का परिमाण हमें याद करना है, वी हैव टू फाइंड आउट B। और प्रकाश का वेग भी दे दिया है, जो कि हमें याद रखना होता है, वो भी दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर ही, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिंपल सा फॉर्मूला है E/B = C। तो B फाइंड आउट करना है तो 200 या E/C = हो जाएगा B। E हो गया 200, E हो गया 200, C हो गया 3 × 10⁸ और ये हो गया B। इसको सॉल्व करेंगे, टेस्ला में आंसर आ जाएगा, बिल्कुल सरल सा। तो ये इस तरीके का प्रश्न है 24 नंबर का। ठीक है, ये हो जाएगा, बिल्कुल सरल सा प्रश्न है। और ये प्रश्न 2-3 बार रिपीट हुआ है, अभी आपके सामने आ जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 2019 का पेपर समझ में आ गया होगा, पता लग गया होगा ये 17 नंबर का पार्ट कितना इजी है। हम कहाँ मिस्टेक करते हैं, हम क्या करते हैं, पूरी फिजिक्स पढ़ने के चक्कर में न्यूमेरिकल नहीं सोल्व करते। अब देखिए 2018 का जो आदर्श प्रश्न पत्र है उसके अंदर सेम अभी वाला न्यूमेरिकल दिया हुआ है। E हमें दे दिया कितना इस बार, 300 वोल्ट प्रति मीटर, E हमें दे दिया। और चुंबकीय क्षेत्र का मान हमसे पूछ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का मान पूछ रहा है, तो E/B = C और E/C = हो जाएगा B। अब तो बहुत इजी हो गया, 300/3 × 10⁸ और इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 और यह आ जाएगा 10⁻⁻6 टेस्ला। ये देखिए बिल्कुल इजी, ये फॉर्मूला याद होना चाहिए बस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, नीट में भी इसके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पेपर की ओर। 2000 इसी 18 के आदर्श प्रश्न पत्र में आयाम मॉड्यूलित तरंगों के लिए अभिग्रहण हेतु अभिग्राही का ब्लॉक आरेख बनाना है। एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए रिसीवर का, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन के लिए रिसीवर का डायग्राम बनाना है, जो अभी हमने बनाया ही है। ये देखिए क्वेश्चन किस तरीके से रिपीट हो रहे हैं। यहाँ पर आ जाएगा एम्पलीफायर, यहाँ पर आ जाएगा IF स्तर,
और यहाँ पर आ जाएगा संसूचक यानी डिटेक्टर, और यहाँ पर फिर से एम्पलीफायर आ जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा आपका यूजर। ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया। फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। हमने भी बहुत मेहनत की है क्वेश्चन छांटने के अंदर, आप भी मेहनत कीजिए, 5 नंबर आपको मिलेंगे। हमारा प्रयास है, आपकी सफलता है। अब देखिए 2018 का पेपर, अभी आदर्श पेपर देख रहे थे, अब है 2018 का मेन पेपर। इसमें पूछा आयाम मॉड्यूलित तरंग का चित्र बनाइए। 1 नंबर के अंदर आयाम मॉड्यूलित तरंग का चित्र बनाना है। AM मॉड्यूलेटेड जो वेव आती है उसका डायग्राम हमें बनाना है। तो देखिए बिल्कुल सरल सा डायग्राम है। ये तो पहले तो हमें दिखा देनी है वाहक तरंग यानी कैरियर वेव। चलिए यहाँ पे लिख देना है, ये CT है, ये T है, और ये फिर दिखा देना है आपको संदेश सिग्नल MT। अब आएगी एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन की वेव। तो एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, आयाम मॉड्यूलेशन की परिभाषा में पता है, वाहक तरंग का आयाम बदलता है संदेश सिग्नल के अनुसार। तो वाहक तरंग यानी कैरियर वेव का एम्पलीट्यूड हमें चेंज करना है। तो पहले कम है तो कम रख लेते हैं, फिर बढ़ा लेते हैं, फिर और बढ़ा देते हैं, फिर और बढ़ा देते हैं, फिर कम कर लेते हैं। एम्पलीट्यूड बदल रहा है। आवृत्ति और कला में कोई भी चेंज हम नहीं करेंगे, याद रख लीजिएगा। और इस तरीके से आप तरंग बना सकते हैं। ये 1 नंबर का चित्र है। अब देख लीजिए, नहीं कर सकते क्या हम ये, लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं इसलिए हम नहीं कर पाते हैं। प्रैक्टिस कीजिए। इंक डाल लेता हूं मैं। प्रैक्टिस ही, अभ्यास ही हमें सक्सेस दिलाता है। आप ये 4 नंबर अगर छोड़ते हैं तो ये, मैं तो ये कहूँगा सबसे बड़ी मूर्खता है। 4 नंबर लेने ही लेने हैं, ठान लीजिए। 4 नंबर, ये तो 4 नंबर आने ही आने चाहिए। इन 4 नंबर को तो नहीं छोड़ने वाला मैं, ऐसा ठानेंगे तभी होगा। इन 4 नंबर को तो नहीं छोड़ने वाला मैं। अब इसी के अंदर 2018 के अंदर ही ऐसे पूछा हुआ है प्रश्न कि कोई 2 मैक्सवेल समीकरण लिखिए। 2 मैक्सवेल समीकरण लिखने में, 2 मैक्सवेल समीकरण, तो बिल्कुल सरल सी बात है, याद करने की जरूरत ही नहीं है। पहले स्थिर गाउस का नियम E डॉट ds बराबर Q/ε0। फिर 8 का पार्ट स्थिर चुंबकत्व का लो, जो गाउस का, वो भी गाउस के चुंबकत्व का, ये B डॉट ds बराबर 0। ये लो आपका 1 नंबर कंफर्म। और ये प्रश्न इस बार भी आ सकता है, कोई 2 मैक्सवेल के समीकरण लिखिए, आधा ये आधा ये, बस हेडिंग डाल के लिखना है, ये इसकी है और ये इसकी है, आपका 1 नंबर कहीं नहीं जाएगा। ये प्रश्न इस बार रिपीट हो सकता है। तो देखिए कितना सरल पाठ है, बिल्कुल घुमा के भी प्रश्न नहीं आते हैं, बस प्रैक्टिस की जरूरत है। अब है प्रश्न इसी 2018 के अंदर, 2018 के अंदर हमसे पूछा गया है, आकाश तरंग संचरण द्वारा प्रसारण की अधिकतम दूरी तथा एंटीना के बीच में एंटीना के मध्य ऊंचाई के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। जो आकाश तरंग संचरण है, स्काई वेव प्रोपोगेशन है, उसके अंदर अधिकतम दूरी, एंटीना की जो अधिकतम दूरी है और ऊंचाई के बीच में संबंध स्थापित करना है। इजी सा डेरिवेशन है। ये हमारी पृथ्वी हो गई, ये हमारा हो गया एंटीना, ये हो गई एंटीना, यहां तक भेज सकते हैं तो इसको मान लेते हैं दूरी d। ये त्रिज्या r है और एंटीना की ऊंचाई h है, और ये त्रिज्या कितनी हो गई r। समकोण त्रिभुज हो गया, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, तो h प्लस r का होल स्क्वायर, आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका होल स्क्वायर ओपन करेंगे तो h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर प्लस 2hr बराबर r स्क्वायर प्लस d स्क्वायर। r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल आउट। अब देखिए पृथ्वी की त्रिज्या बहुत ज्यादा है, तो इसकी तुलना में h स्क्वायर को नगण्य मान लेते हैं, तो h स्क्वायर 2hr लगभग किसके बराबर हो जाएगा, 2hr के। तो यहाँ पर 2hr बराबर हो जाएगा d स्क्वायर और d बराबर हो जाएगा √2hr। ये सिंपल सा सूत्र हो जाएगा। 4 लाइन आपको 2 नंबर दिला सकती है।
तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये चैप्टर 4 नंबर का बहुत सरल चैप्टर है, मेहनत थोड़ी सी मांगता है, 4 नंबर कहीं नहीं जाएंगे इस चैप्टर के। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट पेपर की ओर, जो कि है 2018 का सप्लीमेंट्री का पेपर। इसमें है संचार तंत्र के विभिन्न अवयवों को ब्लॉक आरेख द्वारा समझाइए। तो 2018 के सप्लीमेंट्री में रिपीट हो गया, कम्युनिकेशन सिस्टम के ब्लॉक डायग्राम को आपको बताना है। शुरुआत में मैंने बना दिया है, तो वापस से बनाने की कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो की लेंथ ही बढ़ानी है तो वो आप कर सकते हैं। 1 नंबर में फिर से रिपीट हो रहा है, तो वो ब्लॉक डायग्राम है, वो हमें कर लेना चाहिए। फिर नैनो तकनीकी वाला हटा दिया गया है, तो वो हमें करने की जरूरत नहीं है। फिर है इसमें फिर था विस्थापन धारा, वो भी हटा दिया गया है, यानी सप्लीमेंट्री वाले में से तो इसमें हटा दिया गया है। अब हम बढ़ते हैं हमारे चैप्टर के ओर। 2018 तक के हमने क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि आ सकते हैं, वो हमें मतलब पढ़ लेने चाहिए। यूजेज किसके, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हमने पढ़ी है, एक्स किरणें, गामा किरणें, उनके यूज पे प्रश्न बनता है। तो प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा। उस विद्युत चुंबकीय विकिरण का नाम लिखिए जिसका उपयोग कोहरे एवं धुंध में वस्तुओं को देखने के लिए किया जाता है। कोहरे व धुंध यानी ओस को देखने में किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा अवरक्त किरणें। अवरक्त किरणें, ये पूरा लिखा हुआ है बुक के अंदर, आप एक बार रीडिंग मारनी है, बाकी हम आपको क्वेश्चन कराई देंगे। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के उस भाग का नाम लिखिए जो सौर किरणों से ओजोन परत द्वारा रक्षा करता है। तो देखिए बचपन से हम टीवी में देखते आ रहे हैं कि फेयर एंड लवली का एड आता है, सूरज से किरणें आती हैं, वो हमारी स्किन को जला देती है, इसलिए फेयर एंड लवली लगानी चाहिए। तो वो कौन सी यूवी रेज, वहां पे आप देखना एड में यूवी रेज, यूवी प्रोटेक्शन फेयर एंड लवली के ऊपर भी लिखा था। तो वो यूवी क्या है, अल्ट्रा वायलेट, और अल्ट्रा वायलेट क्या है, आपकी पराबैंगनी किरणें। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछा जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम के कौन से घटक का उपयोग किया जाता है। मानव शरीर एक्सरे करने के काम आता है। एक्स किरणें किस काम आती है, मानव शरीर का एक्सरे करने में। कोहरे की अवस्था में, आकाश की फोटोग्राफी में। तो कोहरे में कौन काम लेते, कौन सी किरण काम में लेते हैं, अवरक्त किरणें। उसमें रिमोट के अंदर कौन सी काम में लेते हैं, इंफ्रारेड वेव्स। तो वो हमें चीजें पता होनी चाहिए। अब देखिए इस तरीके के भी प्रश्न पूछे हुए हैं। ये है कि एक संचार तंत्र में दिया हुआ है, ये एक्स है और प्रेषित्र हो गया, यहाँ पे प्रेषित्र हो गया यानी ट्रांसमीटर हो गया, और यहाँ पर हो गया वाई, और यहाँ पर हमें दे दिया अभिग्राही। अभिग्राही यानी रिसीवर। तो x और y को हमें ये ट्रांसमीटर, x और y को पहचानना है। तो भाई ट्रांसमीटर क्या ट्रांसमिट करेगा, सिग्नल। किस सिग्नल को, सूचना को, यानी स्रोत, सोर्स की जो सिग्नल होगा उसको ट्रांसमिट करेगा। और y क्या हो जाएगा, माध्यम, चैनल। ट्रांसमीटर के बाद में क्या आता है, चैनल आता है। तो इस तरीके से ये प्रश्न होता है। ये तो इस तरीके से भी तैयार रहना है कि x y करके भी पूछा जा सकता है। अब जो हमने न्यूमेरिकल किया था, जो हमने प्रूफ किया था, D √2HR, उस पे भी पूछा जाता है। ऐसा है कि एक प्रेषित्र एंटीना है, प्रेषित्र एंटीना है, उसकी ऊंचाई, प्रेषित्र यानी ट्रांसमीटर एंटीना, तो ट्रांसमीटर एंटीना की ऊंचाई हमें 32 मीटर दे दी। वह अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई, अभिग्राही एंटीना की ऊंचाई हमें दे दी 50 मीटर, 50 मीटर। तब एलओएस मोड की संरचना की अधिकतम दूरी क्या होगी, लाइन ऑफ साइट, सीधी संचार प्रास की हमसे पूछी अधिकतम दूरी। तो अधिकतम दूरी दोनों का जो सूत्र है 2HTR प्लस √2HR, बस इसमें मान रखना है और हमें क्या करना है, सरल करना है। इसमें आप मान रखोगे तो देखिए 2 और HT हमें दे दिया है 32 मीटर। तो ये पहले तो देखिए पृथ्वी की त्रिज्या होती है 6400 किलोमीटर, तो ये मीटर में हो गया, ये किलोमीटर में हो गया। तो या तो इस मीटर को किलोमीटर में बदलो या किलोमीटर को मीटर में बदलो। तो इसी को मीटर में बदल लेते हैं। तो 6400 गुणा 10 की घात 3 मीटर। तो 2 गुणा 6400 गुणा 10 की घात 3 और 32, 2 गुणा 6400 गुणा 10 की घात 3 गुणा 32।
इसको सरल करेंगे आंसर आ जाएगा बिल्कुल 1 नंबर के अंदर। तो ये 4 नंबर के आपके प्रश्न हैं जो कि हमें आनी चाहिए। ऑलमोस्ट सारी चीजें हमने करवा दी है। तो अगर आप ये वीडियो पूरा देखते हैं, अच्छा लगा तो लाइक जरूर कीजिएगा। आपके 4 नंबर गारंटेड पक्के हो जाएंगे अगर ये वीडियो आप पूरा देख लेते हो। और 4 नंबर ये हो गए और 1 नंबर गेट का हो गया, तो 5 नंबर आज अभी आप कंफर्म कर सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। कोई भी टॉपिक अगर आपको समझना है तो वो भी बताइएगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।